सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। बुआ जी, शादियों का मौसम चल रहा है। देखो, जितनी तो खुशी है उतनी ये भी बड़ी तकलीफ हो जाती है कि आप कपड़े बदलते हैं और वो जो गरम गरम कपड़े होते हैं फिर आके जब बदलते हैं फिर ठंडे ठंडे कपड़े पहनने पड़ते हैं। और जो गहने होते हैं वो भी बड़े ठंडे ठंडे होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी शादियों के मौसम में जो भारी भरकम कपड़े पहने जाते हैं उसके लिए जो ये सर्दी का मौसम है बहुत मुफीद है कि अच्छा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल मुफीद है। लेकिन नव वधू का स्वागत कैसे किया जाए और वो मुफीद हो, वो हर मौसम के लिए मुफीद हो, वो अलग ही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे हमारे साथियों ने जो है ना बहुत सारे अपने घर के रस्म रिवाज लिखे हैं। हम लोग आज थोड़े से वो बातें भी करेंगे लेकिन साथ में व्यवहार की बातें करेंगे कि कैसे हम स्वागत करें, कैसा हम अपना व्यवहार और बर्ताव रखें उनके साथ। बिल्कुल, व्यवहार से किस तरह से स्वागत किया जाए, वो भी खुश आप भी खुश। इसके अलावा बुआ जी, जब शादियों की बात आती बहुत सारा काम होता है घर में, लोगों की तो छोटी छोटी बात पर नींद उड़ जाती है। तैयारी में ज्यादा पहले उड़ती है। अगर कहीं बिटिया की शादी हुई तब तो फिर क्या बात है, पूछो मत। अंत तक पूरा ही नहीं होता है। वैसे तो अब लड़कों की शादी में भी पूरा नहीं होता है, कुछ कुछ रह ही जाता है। अब वो मैचिंग वाला कान का झुमका लाना है, चिमटी लाना है, अरे वो उसका दुपट्टा रह गया, वो गया था पिको के लिए, ऐसे कुछ रह जाता है। ऐसा बहुत सारे काम होता है जो थोड़ा बहुत भी रह जाए या नहीं भी रहे तो भी चिंता के मारे भी नींद उड़ जाती है। तो ये भी एक गंभीर बात है, ये भी नहीं उड़नी चाहिए। और अगर जैसे शादी ब्याह में अगर थोड़ी सी कोई कमी रह जाए तो ऐसा भी हमें शक नहीं करना चाहिए कि इन्होंने जानबूझकर हमारे स्वागत में कुछ कमी रखी है। देखो, ऐसा है कि तुम जो बताए जा रही हो ना पूरी बातें, उसमें हम तो ये बताना भूल गए कि क्या आपको नींद नहीं आती है। वो शादी विवाह हो या वैसे ही कोई दिक्कत हो, नींद उड़ सकती है। आपकी परीक्षा हो या आपको ट्रेन पकड़नी हो या कोई काम अधूरा रह गया हो या किसी की बात आपको बुरी लग गई हो या आपने किसी को बुरा कह दिया हो जी, तो नींद उड़ सकती है। लेकिन इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है और कैसे कैसे नींद उड़ती है, इस पे बात करेंगे। और शक वाली जो तुमने बात कही है ना, अरे भाई बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय है और है बहुत छोटी सी चीज, 2 अक्षर है, शक। शक, लेकिन हो जाता है मजेदार। परिणाम बहुत गंभीर आता है इसका अगर ऐसा हो जाए तो। इसके अलावा देखिए, सर्दियों का सीजन तो वैसे भी खाने पीने का मौसम होता है और शादी ब्याह में भी खाना पीना तो जमकर होता है। तो आज कुछ ऐसे व्यंजन हम बता देंगे जो कि बहुत ही पौष्टिक चीज से बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शकरकंद। जी हाँ, शकरकंद उपवास में भी खाया जाता है। ये इसकी और बढ़िया सी बात है, बड़ी प्यारी सी बात है। उसमें हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे हम। लेकिन फिलहाल चलते हैं शादी की तैयारी में और उसके संग संग उसके बाद बहू रानी जो आ रही हैं उनका स्वागत किया जाए। और जाहिर है कि इस समय जब होता है कि हमारे रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, खान पान व्यवहार सब कुछ अलग होता है। अब जो बहुरिया आती है, बहू रानी आती हैं, जाहिर है कि एक अलग परिवेश से आती है। और अब तो कुछ उम्र भी ज्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी भी शादी हो तो 25-26 तो हो ही जाती है उम्र। तो जाहिर है कि एक परिपक्व आती है। तो लेकिन ऐसे में कैसे तालमेल बिठाया जाए, और वो तो बैठाएंगी तालमेल। लेकिन फिलहाल आज हम इस पक्ष की बात कर रहे हैं, यानी जो स्वागत करने वाले की तरफ है आप, यानी कि लड़के वाले जो हैं। हाँ, बिल्कुल। तो स्वागत के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी है कि हमारे घर में जब नई बहू आती है पहले उसे परीक्षा जाता है। परीक्षा मतलब उसकी परीक्षा ली जाती है। नहीं, परछन करते हैं। अच्छा, उसका परछन करते हैं। अच्छा, तो यानी उसकी मांगलिक वस्तुओं से आरती उतारी जाती है। बहुत घरों में रंगीन धोती या चादर फैलाया जाता है। हमारे घर में बांस की टोकरी रखी जाती है जिसमें बारी बारी से बहू बेटे एक एक पग डालकर आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तरह तरह के मंगल गीत भी गाए जाते हैं। अगर बहू के पांव डगमगाए तो गीत में उसे अनाड़ी कहा जाएगा और बेटे को सुधरा हुआ। और इन्होंने ब्रैकेट में ये बात लिखी कि वैसे एक टोकरी में पैर डालना होता है कि पांव डगमगाते ही हैं और बहू को सुनना ही है। तो मतलब ये निश्चित बात है। अच्छा, लेकिन चलो खैर, ये तो इनकी बात है। आगे क्या लिखती हैं? आगे लिखते हैं कि उसके बाद बहू को कोहबर में ले जाया जाता है जहां बहन दुआर छेकाई का रस्म करती है तगड़ी रकम लेकर। दीवार पर शुभ मंगल शब्द लिखे जाते हैं। चांद, सितारे, पेड़ पौधे, धरती, आकाश सभी के चित्र उकेरे जाते हैं। दीवार पर उनको साक्षी मानकर बहू सिंदूर और घी से उनकी पूजा करती है। कुछ घरों में बहू के हाथ में कुछ मीठे पकवान भी सुहागनों को सभी को दिया जाता है, जिसे खोइचा देना बोला जाता है। फिर घर के लोग मुंह दिखाई का रस्म करते हुए सबका पैर छूती है और उसे उपहार दिए जाते हैं। यानी कि बहू पैर छूती है और जब वो पैर छूती है बड़ों के, तो बड़े लोग जो होते हैं उसके मुंह दिखाई की रस्म में कुछ देते हैं उपहार। हाँ, और आगे लिखते हैं कि वहीं पर कोहबर में बहू को दाल की पूरी, गुड़ की खीर जिसे रसिया बोला जाता है, दही बड़ा और सब्जियों से बहू
का मुंह जुटाया जाता है, यानी उसे खिलाया जाता है। जी हाँ, और ये रस्म है। बिल्कुल, ये रस्म है और ऐसी रस्म होती है। स्वागत किया जाता है, पैर छूते हैं, जैसे उसको पैलगी बोलते हैं। इसके संग संग जो उसको कोबर जो बोलते हैं, जहाँ पर भगवान जी की पूजा की जाती है, एक अलग से स्थान बनाया जाता है शादी विवाह के लिए, जहाँ देवी देवता रखे जाते हैं, जहाँ लड़का जब जाने लगता है तब वहाँ पूजा करके जाता है, फिर आती है बहू रानी तब वहाँ पर बैठती हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। लेकिन एक बात जो है मंजू बिटिया, इसमें यही हम कहना चाह रहे थे कि इन्होंने लिखा है कि भाई बहू को सुनना ही है, तो यहाँ लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि अगर बेटे का पैर डगमगाए तब क्या होगा, तो ये मानकर चलते हैं कि बहू संभाल लेगी। तो ऐसे ही बहू का जब डगमगाए तो दुल्हा संभाल ले, बेटा संभाल ले, और बिना हंसे भी हम इस रस्म को क्या पूरा कर सकते हैं। आज विषय यही है हमारा। और सारी परीक्षाएं केवल बहू के लिए ही क्यों होती है? लिखा तो है इन्होंने कि दोनों को चलना है। तो देखो, मतलब तो यही है कि तालमेल बिठाना है। ये रस्म एक प्रतीकात्मक होती है, प्रतीक के तौर पर इसको मनाया जाता है। और फिर ठीक है, थोड़ी सी हंसी ठिठी भी होती है, थोड़ा सा मौका ऐसा रहता है कि बहुत सारी जगह, जैसे कि हमारे साथी ने लिखा भी है ना, कि वो खेलते हैं अंगूठी वगैरह पानी में डालकर, तो वो भी होता है। इन्होंने लिखा है ना कि धार्मिक शास्त्र के अनुसार नई दुल्हन का गृह प्रवेश के वक्त अपने पैरों का लाल कुमकुम के पानी से भरे थाल में रख देती है। उसके बाद वो शुभ लाल रंग से पैरों के निशान के साथ घर के द्वार से घर के मंदिर तक चली जाती है। इस रस्म को देवी लक्ष्मी का सूचक माना जाता है, विधि घर में सुख शांति लाने के लिए होती है। तो ये तो बड़ा स्वागत योग्य रस्म है। रस्म सब ही अच्छी होती हैं, उसके पीछे के जो कारण है अगर हम उनको समझ लें कि ये प्रतीक के तौर पर हैं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। है ना? और एक हमारे श्रोता ने तो रिसेप्शन वगैरह किस तरह से होता है उसके बारे में भी लिख दिया है कि आजकल तो रिसेप्शन वाला स्वागत होता है। बहू सज धज कर बैठ गई, लोग आए, आशीर्वाद स्वरूप उपहार मिला, खाना खिलाना हुआ, डीजे पर डांस कीजिए, गुड बाय गुड बाय। लेकिन भाई स्वागत जो दरअसल जैसे ही बारात आती है, जो सुबह होती हो या रात के समय, ये तो अलग से एक आयोजन होता है, पार्टी होती है। लेकिन स्वागत जब होता है तो बहुत सारी जगहों पर दरवाजे पे उससे हाथ से थापे लगवाए जाते हैं, है ना। वो चावल का आटा और पानी में घोल के उसमें हल्दी डालकर ऐसे रखा जाता है, जिसको ऐपण बोलते हैं। उससे उसके हाथ से 5 थापे दरवाजे पर लगवाए जाते हैं, वहीं बतासा चिपकवाया जाता है। तो इस तरीके से तरह तरह से उसका स्वागत होता है, यानी कि ये घर की अब जिम्मेदारी, ये घर अब तुम्हारा है और तुम्हारा स्वागत है। हाँ, और एक और तरीका है कि दहलीज पर वर वधू की सास आरती के साथ दंपति का स्वागत करती है और दूल्हा दुल्हन दोनों को तिलक लगाती है, जिसके बाद दंपति उपस्थित बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हैं। प्रवेश द्वार पर चावल से भरा कलश या जार रखा जाता है, जिसे दुल्हन घर में प्रवेश करते समय अपने दाहिने पैर से धक्का देती है और उसे गिराती है। बिल्कुल वही है कि इसको ऐसे रखा जाता है, यानी स्वागत किया जाता है कि ऐसे धन धान्य से भरपूर घर रहे जिसमें तुम प्रवेश कर रही हो। तो ये सारी चीजें जो है वो ऐसे ही जब बनी रहेंगी, जब वो बिटिया जो आ रही है, जैसे हमने वधू के तौर पर उसको स्वीकारा है, उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वो ऐसे खुश रहेगी, तभी ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं वो सतत बनी रहेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रस्म अदायगी हुई और उसके बाद सब कुछ सिमट कर किनारे लग गया, है ना। बिल्कुल बुआ जी, उसका असली स्वागत घर के अंदर आने के बाद किस तरह से करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लें क्या? बिल्कुल। तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे
तन भी मन भी, सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी। कैसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन भी मन भी। उठो उठो बबूनी, देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे सा अमर सुहाग तिहारा। ओ देखो देखो ध्रुव तारा, अमर सुहाग तिहारा। सातों फेरे सात जन्मों का साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। बुआ जी हम्म। देखिए 7 फेरे हो गए और रीति रिवाज से कैसे स्वागत करना है वो भी हो गया, बिल्कुल। लेकिन असली चुनौतीपूर्ण बात जो शुरू होती है वो इसके बाद शुरू होती है। लेकिन देखो जो हम लोग बात कह रहे थे तो हमारे साथी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई लड़का जब लड़की लड़खड़ाती है ऐसे टोकरी में पैर रखते वक्त तो लड़का थाम ही लेता है। हाँ। हालांकि ये लिख रही हैं कि लड़की के मजाक नहीं होता है, उनकी माँ के लिए कहा जाता है, हंसी मजाक चलता रहता है कि भाई कैसे है, इसे चलना नहीं सिखाया है। तो लेकिन एक बात तो है कि इसमें जो है वो जीवन साथी की तत्परता दिखाई देती है कि हाँ वो हर समय ख्याल रखेगा कि जी। नहीं, अगर थोड़ा सा भी पैर लड़खड़ाया या थोड़ा सा कुछ तकलीफ हुई तो वो संभाल लेगा। तो यहाँ से एक तरह से लड़के के लिए भी जिम्मेदारी का एहसास है वो भी शुरू करवाया जाता है। हाँ। तो कुछ रीत रिवाज इसीलिए बने हुए हैं, है ना? बिल्कुल। और देखिए जब लड़की घर के अंदर आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत ही अलग परिवेश से आई जी, है। उसके बिल्कुल। घर का माहौल अलग है, व्यवहार अलग है, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग होता है। और जब नए घर में आती है वहाँ सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। इसमें हो सकता है कि वो दूसरों की अपेक्षाओं पर एकदम से खरी ना उतरे, लेकिन वहाँ घर के लोगों को बहुत धैर्य रखना पड़ता है और बड़े लोगों की भूमिका यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। देखो ऐसा है कि धैर्य और अपेक्षा की जहां तक बात आती है, धैर्य तो रखना ही चाहिए कि कोई भी आपके परिवार में आया है तो उसका उसी तरह से स्वागत होना चाहिए जैसे मेहमान है थोड़े दिन। और दूसरी बात यह है कि आप अपेक्षा रखें ही क्यों, आपके यहाँ जो चीज़ है वो आप अपना चलाते रहें और जो उसकी इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं या जो उसकी आदतें हैं, खान पान की अगर हम बात करें, अब शुरुआत होती है पेट से कि जाहिर है कि खान पान में सबसे ज़्यादा जो है वो सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। आपका स्वाद अलग होता है, उनके घर का स्वाद अलग होता है। तो यहाँ पर ये रखें कि जो वो बनाना चाहती है, जो वो खाना चाहती है, उसका भी उतना ही सम्मान किया जाए। और अगर रसोई घर में वो स्वयं बना रही है तो जाहिर है उसे ये छूट दी जाए कि हाँ तुम भी अपने मन का बना लो, या कोई और सेवक अगर कहीं है, सेवक सेविकाएं हैं तो भाई जाहिर है कि उसकी भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अब हम बार बार कह रहे हैं दरवाजे पर ही कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। हाँ। और फिर उस लक्ष्मी को हम क्यों किनारे रख देते हैं, उसकी इच्छाओं को हम क्यों किनारे रख देते हैं? जी उसको बिल्कुल आंखों पर रखना चाहिए। हाँ, इच्छा ये रखी जाती कि जैसा हमारे घर में बन रहा है वो वैसा ही बनाए, लेकिन कभी कभी जैसा वो बनाती है वैसा भी खा करके देख लीजिए, हो सकता है कि वो हमारे यहाँ जो बन रहा है उससे ज्यादा स्वादिष्ट हो। क्या बात है, ये बात भी सही है। ये तो हो गई खान पान की बात। अब होती है रख रखाव की बात। घर रखना है, बैठक है, उसकी सास संभाल है, या रसोई घर में काम करने की बात आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्य क्षेत्र होता है। वहां सबके काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम पहले सब फैला लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, इकट्ठा समेटते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें साथ साथ समेटते हुए काम पसंद है। तो भाई उसको वो आजादी होनी चाहिए कि वो किस तरह से रसोई घर में क्या व्यवस्था रखनी चाह रही है, या कुछ कुछ नए उपकरण अगर वो चाहती है तो उसका भी स्वागत किया जाए कि हाँ भाई ये ले आओ, अच्छा लगेगा, हो सकता है अच्छा ठीक है हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें चाहिए तो तुम रखो, तुम भी ले आओ, अपने मन का कर लो। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए तो वो भी खुश रहेगी और बड़े प्यार से आपके लिए काम करेगी वो। और इसके अलावा जब वो नई नई शादी करके आती है तो मायके वालों से उसका जुड़ाव इतना जल्दी तो छूट नहीं जाएगा, रहेगा ही वो तो हमेशा के लिए। लेकिन जब वो अपने माता पिता की बात करती है, अपने भाई की बात करती है, अपने घर की बात करती है, तो कई बार घर के लोग नाराज हो जाते हैं। जब देखो जब अपने मायके की ही बात करती है, तो इस तरह से एकदम आप ये अपेक्षा ना रखें कि वो सबको भूल जाएगी और उन्हें बिल्कुल याद नहीं करेगी या फोन पर बात नहीं करेगी। तो ये अपेक्षा रखना ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल क्यों भूल जाएंगे। और आपको बल्कि हालचाल पूछना चाहिए कि बेटा क्या बात है, तुम्हारी मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहन क्या कर रही है। और अगर हालचाल पूछ लेंगे तो अच्छा लगेगा उसको भी कि अच्छा ठीक है, सिर्फ हमें
मेरा स्वागत नहीं हुआ है या ये जो संबंध बना है वो सिर्फ हमारा नहीं है, दो परिवारों का मिलन हुआ है, तो हमारे परिवार का भी उतना ही मान सम्मान है या उनकी एक बातचीत कर लेना भर ही काफी है। भाई ये चीजें जो है ना, अपेक्षा वाली जो बात है वो बार बार इसीलिए खटकती है कि हम क्यों अपेक्षा करें। और जहां तक जिम्मेदारियों की जहां तक बात होती है तो ये तो है, जब आपका घर अपना, उसको ऐसे दोनों हाथों से उसका स्वागत करेगा, उसको गले से लगाएगा, तो जाहिर है उसे अपनापन लगेगा। और जब अपनापन लगेगा तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां हम बखूबी निभाने भी लगती हैं बहुएं। फिर उन्हें लगता है ये तो हमारा घर है और जैसे हम अपने घर को प्यार से रखते थे वैसे ही इसे रखेंगे, है ना। बिल्कुल। और आते ही बहुत सारे उसके ऊपर व्रत उपवास करने के बारे में या पूजा पाठ के तौर तरीकों के बारे में भी उसे बहुत समझाया जाता है। यहाँ तो हमारे यहाँ घर में तो ऐसा ही होता है, यही करना है, वही करना है। तो इसकी बजाय, और अगर वो कुछ करना चाहती है तो कई बार उससे रोक टोक भी की जाती है कि नहीं नहीं, ये व्रत उपवास ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा। तो इस तरह की ये जो बातें हैं ये भी थोड़ी उसे खटक सकती है या बिल्कुल खटक सकती हैं। तो एक बात तो है मंजू बिटिया, इतनी सी बात से तो यही लग रहा है ना कि उसकी जो आदतें हैं, चाहे वो रीति रिवाज हो, खान पान का स्वभाव हो, घर रखने का हो, काम करने का तरीका हो, या व्रत उपवास की बात हो, या कुछ भी करने का तरीका एक हो। तो जैसे बाल बनाना है, बिंदी लगाना है, तो हम कहते हैं नहीं बड़ी बिंदी लगाओ, या बड़ी बिंदी लगाई तो नहीं नहीं छोटी लगाओ, कैसा लग रहा है। तो इस सब चीजों में उसे आजादी होनी चाहिए। और उसके संग संग एक बात और है कि उसको पूरी तरह से एक जैसी है वो वैसे ही उसका स्वागत करें। वो कोई ऐसी, मतलब क्या कहें, अब इसको हम ये कहेंगे तो खराब लगेगा, स्वीकार करें। हाँ, वैसे ही स्वीकार करें ना, उसको देखें, उसको उस पे मोह करें, उससे प्यार करें। अब वो सब्जी थोड़ी है कि लाके अपने हिसाब से तराशा वशा बना लिया, भाई ऐसा नहीं है। अपना स्वाद उस पर मत चढ़ाइए जी, बिल्कुल। एक बार उसका स्वाद देखें कि उसका रंग रूप, उसका तरीका, उसका स्वभाव, उसके रीति रिवाज कैसे हैं। और कई बार ये भी देखने में आता है बुआ जी कि जैसे ही कोई दुल्हन आती है, नए घर में आती है, घर की पूरी जिम्मेदारी काम की उसके ऊपर डाल दी जाती है और कहते हैं कि बस अब ये तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो, अब हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी घर के लोग ना हिलते हैं, ना हिल के पानी लेते हैं, ना कुछ करते हैं। अब वो बेचारी देखिए पढ़ाई करते हुए खत्म करके आई है, वो सीधा, उसको काम का उतना अनुभव नहीं होता या पूरे दिन काम करने की उसे आदत भी नहीं होती है। तो इन जिम्मेदारियों को धीरे धीरे उसके ऊपर डालना चाहिए, ना कि एक साथ उसे कह दिया जाए कि अब बस सिर्फ तुम्हें काम ही करना है। देखो ऐसा है कि अगर वो पढ़ाई नहीं भी करके आ रही है तो मतलब वो काम करने के लिए केवल थोड़ी आ रही है, उसके भी कुछ अरमान है। अच्छा वैसे तो बचपन से ये कहा जाता है शादी करोगी तो पूरा भाग्य बदल जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा, अक्सर ये कहा जाता है। अच्छा उसके संग संग इतने गहने मिलते हैं, इतने कपड़े मिलते हैं, वो भी कुछ सपने देखती है कि अच्छा जाएंगे तो यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, है ना, रोज नए कपड़े पहनेंगे। तो ये इन सब चीजों की भी थोड़ी सी कद्र कर लें जो आपने दिए हैं और जो उसको मायके से मिले हैं, थोड़ा उसे पहनने ओढ़ने दें, घूमने फिरने दें। तो थोड़ा सा खुशी का जो वातावरण जो है, जो हम चाहते हैं उत्सव वाला अपने लिए, वही उसको भी दें। और अच्छा एक बात और है कि वैसे तो ये जिम्मेदारी वाली जो बात है अक्सर हम कहते हैं, लेकिन हमने जहां तक सुना है कि हमारी नानी लोग बताती हैं कि जब हम शादी करके आए तो 1 महीने तक पूड़ी बनती थी कि पता नहीं इसको रोटी वोटी यहाँ की अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वो बताती थी हम 10 उंगलियों में अपनी अंगूठी पहने रहते थे, हमसे काम नहीं करवाया गया था। अच्छा। और नई बहू आती थी तो मतलब उसको पता नहीं यहाँ का खाना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो उसके हिसाब से बनता था। जो जैसे पूड़ी उस समय सबसे अच्छी मानी जाती थी। अच्छा उसके संग में कभी कभी जो थोड़े सक्षम होते थे उनके संग एक सेविका आती थी, तो उसको अगर संकोच लग रहा है तो वो सेविका से बताती थी कि दीदी को ये चाहिए, दीदी को वो चाहिए, तो वो सब पूर्ति करती थी। तो ये इस तरीके की भी व्यवस्था पहले थी। आज हम उसको बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं और ये मान के चलते हैं कि वधू आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आप स्वागत तो करिए, फिर देखिए वो तो खुद ब खुद निभा लेगी। पहले उसको जगह दीजिए, अपने मन में दीजिए जगह। घर में हम बुला लेते हैं लेकिन मन में जगह देने में थोड़ा समय लगता है। आप घर में तो जगह दे रहे हैं, लेकिन अगर मन में जगह दी और थोड़ा सा धैर्य रख करके उसकी हर बात को थोड़ा सा धैर्य से अगर अपना लिया तो जल्दी ही वो उस घर में एडजस्ट हो जाती है, उस घर को आत्मसात कर लेती है, उन सबको अपना मानने लगती है। और फिर देखिए फिर इस बंधन का जो मजा आता है वो और किसी बात में नहीं है। चलिए गीत का आनंद लेते हैं आप। बिल्कुल। प्यार हम करें,
प्यार में खो जाए। बेचैन बहारों को गुलजार हम करें, नीले गगन तले प्यार हम करें। बुआ जी, गीत प्यारा सा हमने सुन लिया जी। और अब थोड़ी सी नींद की बातें हो जाए। अरे नींद की देखो ऐसा है कि अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उम्र के साथ तो नींद कम हो जाती है। अब ऐसा अनुभव हो रहा है, 6 घंटे की नींद पूरा हो ही जाता है। अगर मैं नियत समय पर नहीं सोई तो मुझे नींद नहीं आती है, टाइम लगता है नींद आने में। हाँ। इसलिए मैंने अपना रूटीन रखा है, समय पर सोने चली जाती हूँ। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया भाई। बिल्कुल। है ना? और एक हमारे श्रोता ये भी लिखते हैं कि अच्छी नींद के लिए योग करना भी बहुत अच्छा है। उसमें कुछ ऐसे आसन होते हैं जिससे नींद आ जाती है और सोने से 1-2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। हमेशा खुश रहे और किसी की खुशी का कारण बने तो भी मस्त नींद आएगी। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा देखो, जैसे इन्होंने कहा ना कि योग आदि करेंगे, तब तो जाहिर है कि ये हम फोन है इन सारी चीजों से दूर रहेंगे, मन में शांति रहेगी। तो यानी कुल मिलाकर यही है कि सोने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी होगी, शारीरिक नहीं केवल मानसिक तौर से भी, जी है ना? बिल्कुल। एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि नींद तो कई बार आती है, ये सभी के साथ, कई बार नहीं आती है, ये तो सभी के साथ होता है, चाहे खुशी का मौका हो या गम का। संयोग के बाद वियोग भी दिल भारी करता है, तब भी कोई टेंशन हो या उम्र का सवाल हो, बहुत से कारण होते हैं। सभी का एक ही इलाज है, अपने मन को सकारात्मक बनाए, किताबें पढ़ने लगे तो नींद आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद देखिए हम फिर उपस्थित हो गए हैं और एक श्रोता और एक बात लिखते हैं बुआ जी कि भाई इधर तो भली भांति अच्छी तरह से ईश्वर की कृपा से नींद आती है लेकिन बहुत तेरे अनिद्रा से ग्रस्त लोगों का इलाज भी करना पड़ता है। बहुत ही सावधानी से उनसे काउंसलिंग करने के उपरांत औषधियों का चयन भी किया जाता है, लेकिन बहुविध मानसिक आघात और तनाव के चलते होने वाली ये अनिद्रा अपने आप में ही अनोखी होती है। ईश्वर करे सभी को प्रति रात्रि कम से कम 6 से 8 घंटे तक नींद आए ताकि शरीर में स्वाभाविक स्फूर्ति बनी रहे। ये बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर 6 घंटे की नींद तो जरूरी है। वैसे एक साथी ने ये भी अपनी बात साझा की है कि हमको तो बुआ जी अभी भी नींद आ रही है। हाँ। इधर 10 दिनों से लगातार एक लड़की की शादी में व्यस्त थे, क्योंकि जो लड़की वाले हैं वो हैं तो मेरे दूर के रिश्तेदार, लेकिन उनके यहाँ कोई भी दौड़ धूप करने वाला आदमी नहीं था। मैं अपने घर में जैसे शादी विवाह होता है ना, वैसे ही दौड़ धूप उनके लिए किया। मन में एक अलग तरह की शांति मिली है। तो भाई ये बात भी है कि जब आप कोई ऐसा काम फान लेते हैं या कोई लंबा काम होता है और जब वो पूरा हो जाता है तो जाहिर है कि अपने आप बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन जो नियमित हम रोज सोने की बात कर रहे हैं रात में, उस नींद के लिए कैसे क्या किया जाए और आमतौर पर जो खलल होता है वो क्यों होता है, उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, नींद को बहुत हल्के में ले लिया जाता है बुआ जी, लेकिन अगर 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद अगर हम नहीं लेते तो क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है। अगर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम थोड़े से गंभीर हो सकते हैं कि भाई
बातें क्या है देखिए, एक तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव हो जाता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन, याददाश्त में कमी हो सकती है, काम में जो हम ध्यान लगाना चाहिए वो ध्यान उचटता है, रिश्तों में उसकी वजह से तनाव हो जाते हैं और दिल की बीमारी भी हो सकती है अगर आपको नींद नहीं आती है तो। और इसकी वजह यही है कि सोने के समय पर मोबाइल जो हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, या गैर जरूरी काम में हम व्यस्त हो जाते हैं, या जो नींद जो आती है जिस समय है तो वो हम टाल जाते हैं कभी कभी। तो उसका जो हम तिरस्कार एक तरह से कहना चाहिए जो करते हैं ना, तो फिर वो भी कहती है कि ठीक है जाओ, हमने तुम्हें भी छोड़ दिया। और जब वो छोड़ देती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। घूमो घर में ढूंढो कि क्या काम करें। और फिर ऐसे समय आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आवाज हो, तो आपको ऐसे काम करना पड़ता है। और हमें ये भी समझना होगा बुआ जी कि जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान, यानी रात का जो सोना होता है उसके सोने की हम बात कर रहे हैं, उस समय कुछ ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे शरीर की अनेक प्रक्रियाओं को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम रात की सही नींद नहीं लेते हैं या 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो उस दौरान वो सारी प्रक्रियाएं रुक जाती है और फिर वो बाद में कभी न कभी कोई बीमारी का रूप धारण करके, जिन बीमारियों को हमने जिक्र किया पहले, उनमें से कोई भी बीमारी बन करके वो बाहर आ सकती है। इसके लिए नींद का आना और अच्छी नींद का आना ये अति आवश्यक बहुत जरूरी है। शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत सारे जो हमारे पैनक्रियाज वगैरह जो हैं उनकी जो गति है, उनकी जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी रात में ही होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप जगते हैं तो आपको उल्टी सी होने लगती है, तो वो पाचन क्रिया भी जो है वो सिर्फ रात के समय ही होती है। जब आप उसे आराम देंगे तभी वो संभव हो पाता है। तो समय पर नहीं सोने से और सही घंटों तक नहीं सोने की वजह से सोने जागने का जो एक रिदम है वो बिगड़ता है। तो हम बार बार कहते हैं ना कि हर चीज रिदम में रहती है और इस रिदम को कायम रखना बड़ा जरूरी है। और इस रिदम को कहते हैं सर्केडियन रिदम। और इस रिदम के बिगड़ने से, इससे मिलने वाले फायदों से जो है हम वंचित रह जाते हैं। हार्मोन्स जाहिर है कि जब स्रावित नहीं होंगे तो जो भी क्रियाएं हैं वो जाहिर है कि ठीक से हो नहीं पाएंगी। तो जो आपने पहले तुमने बताया ना कि भाई चिड़चिड़ापन है, सिर दर्द है, फिर उसके संग संग जुड़ी हुई और बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो विकराल रूप ले लेती हैं। बिल्कुल। और जब ये इस तरह का चिड़चिड़ापन और सिर दर्द होता है तो इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। किसी ने कोई सीधी सादी बात कही, हम उसके ऊपर चिढ़ जाते हैं और झगड़े की नौबत आ जाती है। और जब चूंकि रात को जब हम नहीं सोते हैं, दिन के समय नींद आती है, दिन में आप ऑफिस जाते हैं, मीटिंग होती है या आप ड्राइव कर रहे होते हैं, उस समय अगर नींद की झपकी आ गई तो ये आपकी जान पर भी आ सकती है। तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए और वो सारे उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि एक अच्छी और सुखद नींद हम ले सके। और सोने के कुछ समय पहले तक मोबाइल को छोड़ दीजिए। उस पर देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नींद में आपके और भी खलल पड़ेगा। तो हमारे साथी वही लिख रहे हैं कि इसका जो कारण है तनाव, थकावट हो सकती है। इसके कुछ और भी कारण हैं। हर रोज सोने के समय में बदलाव हो जाता है तो दिक्कत होती है। दोपहर में सो लें या झपकी ले लें तो भी होती है। सोते वक्त ज्यादा शोर हो या कमरे में अधिक लाइट हो, व्यायाम न करना, सोते वक्त मोबाइल या टीवी जैसे उपकरणों का प्रयोग करना और धूम्रपान करना, ये कारण हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा। वैसे एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है कि भाई हम तो दिन में झपकी भी लेते हैं, हमें रात में भी नींद अच्छी आती है। और इन्होंने कहा है कि सखी की सहेली के पहले हमने झपकी ले ली। हाँ, इसको भी एक परम सुख माना गया है बुआ जी कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं ना तो एक परम सुख की प्राप्ति होती है। चलिए संगीत के साथ भी एक परम सुख मिलता है। सुनते ही गाना। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। ये रात ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम
नाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी, शोलों में घिरी हो जान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी, है दिल ये तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी, है दिल तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। जब सोच में हो इंसान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी। बुआ जी देखिए, एक हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि मैं तो अच्छी नींद लेने के लिए रजाई ओढ़कर विविध भारती पर अच्छे अच्छे गाने सुनते हुए कब नींद के आगोश में चला जाता हूँ कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे भी संगीत में एक अलग ही नशा होता है। अच्छी नींद लेने के लिए सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। क्या बात है। लेकिन कुल मिलाकर जब संगीत की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम जो बाकी तनाव है या दिन भर के जो हमारे बाकी विचार हैं उनसे हम दूर जाते हैं। तो अगर आप संगीत नहीं सुन रहे हैं या कभी कभी आपको बहुत विचार तंग कर रहे हैं तो ये संगीत भी कुछ काम नहीं करता है। तो यहाँ पर एक सुझाव छोटा सा ये भी है कि प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर बैठ जाएं, कुछ प्रार्थना कर लें, जो भी आपको प्रार्थना याद हो उसे याद कर लें और पूरे दिन के कोई भी जो व्यवहार आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे व्यवहार आप भूलें, फिर आप बुरे भूलना शुरू करेंगे तो आप पहले उसे याद करेंगे तब भूलेंगे जी। तो ऐसा ना करें। अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपको सोना है तो स्वच्छ बिस्तर हो, आप खुद नहा धो लीजिए। तो इसके साथ साथ शारीरिक और जो बाकी जो स्वच्छता है उसका तो ध्यान रखें। मन को स्वच्छ कर लें, अगर मन को खाली कर लें, जो भी पूरे दिन के विचार हैं, जो भी चीजें आपको आसक्त की, जिन्होंने आपको आकर्षित किया, उन सब को निकाल दें अगर आप अपने मन से और बिल्कुल हल्के होकर सोएं तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो विचारों से जो है ना थोड़ा सा अपने को हल्का करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है और यही शांति हमको अच्छी नींद लाने में मदद देती है। हो सकता है कि आप बचपन की कोई प्रार्थना याद करिए, जो भी आपका इष्ट हो, या कुछ नहीं तो कुछ लोग जैसे 100 से पूरी उल्टी गिनती शुरू कर लेते हैं, याद करना बोल लेते हैं मन में। तो कहीं ना कहीं आपको और अपना ध्यान ले जाए ताकि उन विचारों से आपका मन शुद्ध रहे और वो रहे। तो एक प्रयोग आप कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल, जो भी उपाय आपको ठीक लगे, लेकिन नींद अच्छी आए इसका प्रयास करना बिल्कुल है। करें, बिल्कुल करें। और जब नींद अच्छी रहेगी तो जाहिर है चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। तो अनावश्यक रूप से जो सामने जो दिख रहा है, हाँ जो दिख रहा है बस वही आप देखेंगे। उसके पीछे की कहानी हम लोग बहुत देखते हैं। अच्छा इन्होंने मुस्कुराया तो क्यों मुस्कुराया, नहीं मुस्कुराया तो क्यों नहीं मुस्कुराया। आज हमारी बात पे तो ये जरा भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा उनकी बात पर ये बड़े मुस्कुरा रही थी तो क्या उन्होंने वहां पर उधर अपनी एक अलग ग्रुप बना लिया है क्या? सोचते हैं ना टोली उधर बन गई क्या? बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है मन में आ जाती है। तो ये जो शक करने की आदत है, कभी कभार अगर किसी कारणवश शक किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन बार बार हर व्यक्ति पर हर बात के लिए शक किया जाए तो ये कभी कभी एक बीमारी का रूप भी ले लेता है। नहीं, ये बीमारी है हमें लगता है मंजू, है ना? हाँ, हमें तो यही लगता है कि अगर सब पर आप कर रहे हैं तब तो समझिए कि आप बीमार हैं। हाँ, लेकिन अगर हमने ऐसा अगर किया या करना शुरू कर दिया तो सामाजिक तौर पर कई लोग बहिष्कार कर देते हैं या सामाजिक तौर पर हम लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं। या ऑफिस में भी अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग हमसे कटे कटे रहने लग जाते हैं। घर में ऐसा करेंगे तो घर के लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे और इस तरह से जो सामाजिक आपके साथ जो एक कट जाएंगे वो आपके फिर से एक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। हाँ, जाहिर है कि आपको बहुत खराब लगेगा कि हर आदमी फिर कहीं ना कहीं जो आप कर रहे थे आपको लगेगा सब लोग आपको शक की निगाह से देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हम करते हैं वही हम सोचते हैं सामने वाला भी कर रहा है। तो वो लोग आप सोचने लगेंगे अच्छा वो हमारे ऊपर शक कर रहे हैं क्या, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये एक बड़ा सा चक्र
है, बल्कि यूं कहें कुचक्र है। हाँ। तो इससे बचना बहुत जरूरी है और छोटी छोटी चीजों को छोटा ही रहने दें, उसका ताड़ न बनाए, तिल का ताड़ न बनाए। और कहीं आपको लगा कि जैसे कि मान लीजिए दो लोग कोई बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी बात कर रहे हैं, तो आप जाके स्वस्थ मन से पूछ लीजिए कि हमारे बारे में अगर कुछ है गड़बड़ तो हमें बता दीजिए। और हम और अच्छे तरीके से आप उसको मान के चलिए कि हो सकता है भाई अगर मेरा कोई व्यवहार गलत लगा हो तो बताइए, हम उसको सुधार लें, अच्छा कर लें। तो इस तरीके से आप मेरी मदद कर दें, उसको इस तरह से लें, अन्यथा लेकर ना बात करें, है ना। और यही बात है ना, घर में भी देखने को मिलती बुआ जी। जैसे कि बहू ने खाना बनाया, कभी अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो घर के सास कहती है कि अरे मेरा तो हाइपरटेंशन की बीमारी है मुझे, और जानबूझ के ये नमक डालती है ताकि जल्दी से और बीमार। या फिर चाय में अगर थोड़ी सी शक्कर ज्यादा होगी तो कहती है मेरा डायबिटीज बढ़ाने के लिए सर। तो ये भी शक के दायरे में आती है ये चीजें। कभी ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करता, और अगर आपको ऐसा लगता है तो कह दीजिए कि मुझे थोड़ा कम चाहिए, कम नमक डालिए या कम शक्कर डालिए, और इस तरह से इन बातों को थोड़ा सा समायोजित किया जा सकता है। और वैसे हमारे साथी ये लिख रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोगों पर तो लगता है कि इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, पर आजकल पढ़े लिखे भी कुछ ऐसा शक की गुंजाइश कर जाती है कि चकित हो जाते हैं। अभी छठ पूजा के समय मेरे परिवार के सदस्य गंगा जल लेकर आए, उनकी पढ़ी लिखी पत्नी पूछती है गंगा जल ला रहे थे तो हाथ धोकर लाए थे, मैं उनका मुंह दिखने लग गई। तब उससे सफाई दी कि बच्चों को बोलते बोलते आदत सी हो गई है। बाद में सास बोली इसको हर बात में शक करने की आदत है। तो देखो यही हो जाता है कि इन्होंने बात तो घुमाया, लेकिन चूंकि अब आपकी हर समय आदत है तो इंसान समझ जाता है, तो हर समय बात बनाना बन नहीं पाती है। तो शक करना आपको छोड़ना पड़ेगा। और पति पत्नी के बीच अगर ये शक वाली भावना आ जाए ना बुआ जी, अरे सबसे ज्यादा तो यही पनपता है। एकदम जिसको कहते हैं ना, टेम्परेचर सही मिलता है, खाद पानी वहां सही मिलता है उसको। और देखिए घर बिखरने की नौबत आ जाती है कि पति अगर थोड़ा सा ऑफिस से लेट आए तो पत्नी को शक हो जाता है कि आप तो कहीं और गए थे, किसी और से बात की थी, या आप तो मेरे बिना तो है कहीं घूमने चले गए, कहीं होटल में चले गए, या कुछ। अरे देर से ना आए, समय से भी आए, अगर थोड़ा सा गुनगुनाते हुए घर में घुस गए और उन्होंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा मतलब लहराते हुए अंदाज में थोड़ा हंस दिया, तो सोचे अच्छा आज किससे मिल के आ रहे हैं आप, है ना। हाँ, तो ये जो बातें हैं ना, देखिए ये हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ भी शक का जो ये दायरा है, हमें बहुत आगे बढ़ाना या पीछे ढकेल देना पड़ेगा इसे। जी हाँ, बिल्कुल। और वहीं पर समेट कर दफन कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। बुआ जी एक मुझे किस्सा एक याद आ रहा है कि एक बार एक बिटिया ना घर पर थोड़ा लेट आई, और उसकी वजह ये थी कि उसे समय पर ट्रेन नहीं मिली, समय पर बस नहीं मिली, और उससे थोड़ी देर हो गई। तब उसके पिताजी ने, जब वो घर आई तो पिताजी ने इतना डांटा और ये पूछा कि तू कहाँ थी, मुझे बता तू कहाँ थी, इतना लेट कैसे हो गया। उसने बहुत ये बात समझाने की कोशिश की कि मुझे समय पर ना ट्रेन मिल पाई ना बस मिल पाई, इसकी वजह से। लेकिन उन्हें ये शक हुआ कि नहीं ये तो किसी गलत मिलकर आई है किसी से। तो इस तरह से अपने बच्चों पर शक करना ये भी ठीक नहीं है। बाद में जब बच्चे और थोड़े बड़े होंगे तब वो आपका आदर करना फिर छोड़ देंगे और इस तरह की बातें होंगी। और कहीं ना कहीं एक बात और मंजू बिटिया की, वो कुछ भी नहीं बताएंगे। वो कहेंगे ठीक है, सोचना तो आपको अपने मन की ही है, तो हमारे बताने से क्या फायदा। एक तरह से मार खाने पर जैसे होता है ना कि मार दिया आपने 2 बार थप्पड़, तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तो लगभग ये भी एक तरीके की जिद हो जाती है कि अब हमें कुछ बोलना ही नहीं है। जब आपको मानना ही नहीं है मेरी बात, तो फिर ठीक है, आप अपने मन से विचार बनाइए और आप उसी में घूमते रहिए। और ये बात सिर्फ बच्चों या माता पिता में नहीं, अड़ोस पड़ोस में और रिश्तों में भी हो जाती है कि ठीक है भाई कर लो शक। हाँ, अभी तुम्हें तो अपने मन से ही पूरी बनाना है ना कहानी, तो बना लीजिए आप। तो ऐसा नहीं है। शक और भी बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि हम कुछ बना रहे हैं उसमें, या हमने घर का दरवाजा बंद किया तो हम बार बार सोच रहे हैं खुला है कि बंद है कि नहीं है, या कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई कर तो नहीं लेगा, तो ये भी होता है। या कोई खुश भी हो रहा है तो हम सोचते हैं कि क्यों खुश हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं कोई आजकल खुश होता है किसी की खुशी देखकर, जरूर कुछ गड़बड़ है जी, है ना, ये जल रहे होंगे, ये जबरदस्ती दिखा रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके के शक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बेकार होते हैं। हाँ। और पड़ोसियों के लिए तो हमारे मन में बहुत ही शक होता है, अरे ये तो हमारे घर में घुसना चाहते हैं, हमारे घर में बहुत पैसा पानी है, कहीं ये चुरा तो नहीं लेंगे, कहीं ले तो नहीं लेंगे, कहीं हमारे घर की खोज खबर तो नहीं रख रहे हैं, या बाहर जा रहे होते तब उन्हें बहुत शंका रहती है कि जब हम नहीं होंगे ना तो ये कुछ न कुछ गड़बड़
गड़बड़ कर देंगे। जी। तो इस तरह की जो शंकाएं हैं ये मन से निकालिए, और ज्यादा अति यानी शक की अति जो है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ मुसीबत में डाल सकती है। और शक वाले में तो ये भी होता है, कभी कभी कहीं आपके घर में कहीं से चावल वगैरह आ गया, अक्षत वगैरह, तो सोचेंगे कोई टोना टोटका तो नहीं कर रहा अड़ोस पड़ोसी हमारे घर में, ये भी कहीं बात हल्दी है। कुमकुम आ गया तो आप परेशान हो जाएंगे, या कुछ 2 बार आपको कुछ और दिख गया तो आप सोचेंगे ये जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ, तो और भाई- वो नींबू मिर्ची जो लटकाते जी। हैं ना घर के आगे, शनिवार के दिन उसे निकाल करके फेंकते हैं, जी। तो वो भी किसी के घर के सामने फेंक दिया जाता है, और तब भी उनको लगता है कि अच्छा मेरे लिए कुछ ये गड़बड़ इन्होंने हाँ, कुछ आप किया शगुन है। करने की गुंजाइश है। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि शक करने की आवश्यकता तो है पहचान के क्रम में, क्योंकि सर्प में रज्जू का भ्रम भी हो जाया करता है। सर्प यानी सांप में रज्जू यानी इन्होंने लिखा है रस्सी का भ्रम। लेकिन शक करने की आदत एक कुछ अलग ही बात का द्योतक है। अक्सर लोग जीवन के विभिन्न उथल पुथल के चलते शक की आदत डाल लिया करते हैं। ये एक अच्छी आदत नहीं है। हाँ, अच्छी बात तो ये भी नहीं है कि जिन्हें शक करने का अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार के बल पर समाज में हर किसी पर शक करते फिरे, लेकिन इसके विपरीत वकील शक का लाभ भी दिलाया करते हैं। बड़ी अजीब होती है दुनिया, बस जिस पर जो गुजर जाए। तो लेकिन फिर भी शक नहीं करना चाहिए। तहकीकात अलग चीज है और शक करना अलग चीज है। जी। जो मैं जानती उनके लिए, जो मैं जानती उनके लिए, मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों वो, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। जो मैं सोच समझ के चलती, हद से बात गुजरती क्यों, जो मैं सोच समझ के चलती, हद से बात गुजरती क्यों, अनजाने नैनों से उलझ के जीते जी मैं मरती क्यों, अनजाने नैनों से उलझ के जीते जी मैं मरती क्यों, जीते जी मैं मरती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए, मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों वो, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। हरदम उलझी लट से उलझूं, हरदम उलझी लट से उलझूं, काजल फेरूं अखियन में, काजल फेरूं अखियन में, वो जो ना आते तो मैं इतना बनती और संवरती क्यों, वो जो ना आते तो मैं इतना बनती और संवरती क्यों, बनती और संवरती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए, मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। हाय रे मीठा दर्द जिगर का, हाय रे पहला पहला प्यार, हाय रे मीठा दर्द जिगर का, हाय रे पहला पहला प्यार, जो मैं जानती ये सब होगा इस मुश्किल में पड़ती क्यों, जो मैं जानती ये सब होगा इस मुश्किल में पड़ती क्यों, इस मुश्किल में पड़ती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए, मेरे दिल में कितना प्यार। बुआ जी अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए, बातें हाँ बहुत हो गई। बिल्कुल, भाई बताओ क्या बता रहे हो। देखिए शकरकंद जो है ये एक ऐसी सब्जी कह सकते हैं इसे कि बहुत पौष्टिक होती है, बहुत सारे इसके अंदर गुण होते हैं और जी। इसीलिए उपवास में भी हम इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो इससे अगर कुछ व्यंजन बना लिए जाए, स्वादिष्ट व्यंजन, तो खाने में मजा आएगा। और वैसे अगर जब उपवास या व्रत नहीं हो तब भी खाए जा सकते हैं। तो शकरकंद के रोल किस तरह से बनाए जाए ये आज हम बताते हैं। तो सबसे पहले ऊपरी परत के लिए हमें क्या लेना है, मैदा लेना
लेना है 1 प्याला, मकई का आटा 1 प्याला लेना है, नमक 1 छोटा चम्मच, ऑरिगेनो हर्ब लेनी है आधा छोटा चम्मच, शकरकंद को उबाल कर मसला हुआ जो है वो आधा प्याला हमें लेना है, मक्खन या फिर तेल लेना है। और भरावन के लिए जो सामग्री चाहिए वो है लंबी कटी हुई गाजर 2 बड़े चम्मच, पत्ता गोभी 4 बड़े चम्मच, शकरकंद के छोटे टुकड़े कटी हुई और हल्की उबली हुई चाहिए हमें, ये 1 प्याला चाहिए। पनीर कद्दूकस किया हुआ आधा प्याला ले, नमक और काली मिर्च स्वाद के हिसाब से ले, और टोमेटो केचप, चिली सॉस, चाट मसाला और हरा धनिया। ये सामग्री की बात हो गई। अब इसकी जो विधि है वो बताते हैं कैसे बनाना है कि ऊपरी परत की जो सारी सामग्री है उसे मिला करके नरम नरम इसको गूंथ लेना है। और यदि शकरकंद का पेस्ट अगर लगता है कि कम है और मतलब यानी कि नरम नहीं हुआ है वो आटा, तो थोड़ा सा और हमें मिला लेना है उसमें, और इसे आधा घंटा ढककर इसे रख दें। अब दोबारा मलकर पतली पतली रोटियां तवे पर हल्की सी सेक ले, सिर्फ एक बार इधर और एक बार इधर हल्का उसे सेकना है। उसके बाद भरावन तैयार करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा मक्खन डालकर पिघलाए, इसमें गाजर, पत्ता गोभी, शकरकंद डालकर तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए जल्दी जल्दी इसको चलाते रहें। अब इसे आंच से उतारकर शेष सामग्री इसमें मिला दें, भरावन को तैयार रोटियों पर रखकर उसका रोल कर ले और ऊपर से मक्खन चुपड़े और ओवन में इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 7 मिनट के लिए बेक करें, निकाल लें और फिर काट कर इसको सर्व करें तो ये खाने में बड़े स्वादिष्ट होंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसे आप जो है तवे पर सेक भी सकते हैं, घी इधर वगैरह लगाकर, घी या तेल आप जो भी प्रयोग में लाते हो उसे आप कर सकते हैं। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई कंदे का हलवा है, शकरकंद का हलवा है, भरता है, सभी चीज बनाई जाती है और इसे व्रत में भी खाते हैं। हमारे साथी ने इसका वो भेजा है रबड़ी बनाने की विधि, तो वही लिख रही हैं कि इसको उबाल कर और इसको मैश कर लें और उससे पहले जो है दूध को उबलने के लिए चढ़ा दें। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें जो मैश किया हुआ शकरकंद है उसको मिलाते रहें धीरे धीरे और चलाते रहें उसको, ठीक है। और उसको जब चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो दूध है और गाढ़ा होता जाएगा। और जाहिर है कि शकरकंद चूंकि मीठा होता है तो दूध में मिठास भी बढ़ती रहेगी। और जब खूब अच्छे से हो जाए तो उसके पहले ही आप करीब आधा कप या चौथाई कप दूध लेकर उसमें आप केसर जो है वो भिगो लीजिए और उसको भी उसमें पीस लें, अच्छे से उसमें मैश कर लीजिए। थोड़ा सा 10 मिनट जब भीगा रहेगा तो अच्छे से केसर की जो पत्ती है वो मिल जाएगी उसमें। फिर उसके बाद जब ये खूब गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें अगर आपको ज्यादा थोड़ा सा मीठा चाहिए तब तो आप शक्कर मिलाइए, नहीं तो अगर शकरकंद मीठा है तो अक्सर इसमें स्वाद में फर्क होता है। तेज मीठा है तो आपको शकरकंद में मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है और खूब अच्छे से चलाते रहें। उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें और उसके संग संग केसर डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए। ठंडा खाना है तो फ्रिज में रख के खाइए, नहीं तो थोड़ा सा गुनगुना करके खाइए आजकल के मौसम के हिसाब से। और शकरकंद का बुआ जी सूप भी बनाया जा सकता है, उसकी खीर भी बनाई जा सकती है, उसको सलाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो उपयोग कई है। और एक हमारे श्रोता की ये बात कि कंदमूल, शकरकंद जिसे गुजराती में सकरिया और रतालू भी बोला जाता है, वो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इससे बनी सब्जी हो या हलवा खाने में बड़ा मजा आता है। बचपन में हमारे चाचा जी खेत में जाया करते थे, जमीन से उखाड़कर धोकर मिट्टी साफ कर भट्टा में सेक कर खाया करते थे, बड़ा स्वादिष्ट और मीठा लगता था, वो भी बिना शक्कर के। तो बिल्कुल वही है कि इसको आप भून लीजिए, चाहे तो सीधे अंगीठी पर या बेक कर लीजिए और सीधे चटनी लगाकर भी आप खाएंगे तो आपको मजा आएगा। और अब गीत सुनने में भी मजा आता है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है।
मस्त अदाएं ये बांझपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांझपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम के बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार बुआ जी, देखिए रतालू के साथ में भी शकरकंद के साथ में भी यही बात है कि इसी तरह से उससे हमने मिलना जुलना है कि वो एक हो जाए और बिल्कुल उसका आनंद लीजिए। और इसी के साथ घड़ी तरफ घड़ी की तरफ भी नजर दौड़ाइए। हाँ, घड़ी ने इशारा कर दिया कि कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।